Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या है डिफ्रैक्शन एट, जिसको हम बोलते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. क्या बोलते हैं? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बहुत सिंपल सा, आसान सा है. ठीक है. क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये बोलता है क्या कि साहब दिस इज अवर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. मोनोक्रोमेटिक ऐसा सोर्स जिसके पास सिंगल लैम्डा हो, एक ही वेवलेंथ हो. ठीक है, वाइट लाइट नहीं है. राइट. ये लेंस मान लो L1 है, ये लेंस मान लो इसको नाम देते हैं L2. ये सब एक नैरो स्लिट है. तुम लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा ओपनिंग दिखाया हुआ है, इतना बड़ा बड़ा अपर्चर दिखाया हुआ है, बट ऐसा है नहीं. ठीक है, स्मॉल ओपनिंग है. क्लियर है? ठीक है. स्लिट का जो विड्थ है डी हेड इज़ वेरी 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 स्मॉल. ठीक है, अच्छी बात है. और ये रहा अपना स्क्रीन वेयर द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. क्लियर है? अच्छा, इस सोर्स को हम इस लेंस के फोकस पे रखते हैं, क्योंकि फोकस से आने वाली जो रेज हैं वही क्या होती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस. क्लियर है? जैसे मान ले इसका फोकल लेंथ f1 है, तो ये पक्की बात है डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ किसका, इस लेंस का. फोकस से आने वाली रेज दे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस. क्लियर है? लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा क्यों करते हैं उसका भी रीज़न है, आगे तुम लोगों को बताऊंगा. अभी डायग्राम समझ लें. आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस ये जो रेज हैं ये स्लिट पे हिट करती हैं. क्लियर? अभी डिफ्रैक्शन दिखाया नहीं, अभी डिफ्रैक्शन कराएंगे. अभी बेसिक सेटअप समझा रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आफ्टर दी स्लिट्स एक और लेंस है. ठीक है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है. और ये जो स्क्रीन है वो हम इस लेंस के फोकस पर रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी रेस पैरेलल होती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाती हैं. मतलब अगर मैं मानता हूँ इस लेंस की साथ फोकल लेंथ f2 है, तो पक्की बात है ये डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, f2, क्योंकि जो भी पैरेलल रेस हैं वो फाइनली फोकस पे ही कन्वर्ज करती हैं. अब सवाल ये आया ऐसा करते क्यों हैं? ठीक है, मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ दिस टू लेंसेस. जैसे तुम लोगों को याद आ रहा हो YDSE में तो ऐसी हमें कोई लेंसेज की रिक्वायरमेंट होती नहीं है. यहाँ पे हमें लेंसेज की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि तुम लोगों को याद आ रहा हो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की एक कंडीशन होती है, सोर्स एंड स्लिट ये भी एक लार्ज डिस्टेंस पे होना चाहिए, इनफाइनाइट सेपरेशन होना चाहिए. स्लिट और स्क्रीन ये भी एक लार्ज डिस्टेंस पे होना चाहिए, इनफाइनाइट सेपरेशन होना चाहिए. क्या बोला? जो बेसिक कंडीशन है कि सोर्स और स्लिट है क्या नहीं, इनके बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए लार्ज, मतलब इन्फिनिटी होना चाहिए. इसी तरह से स्लिट और स्क्रीन इनके बीच का भी जो सेपरेशन, जो डिस्टेंस होना चाहिए करीब करीब, है ना, वेरी लार्ज होना चाहिए, करीब करीब इन्फिनिटी होना चाहिए. बट प्रैक्टिकली इसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. भाई आप स्लिट और सोर्स के बीच का सेपरेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ा के इन्फिनिटी थोड़ी कर सकते हैं. इन्फिनिटी वाला सोर्स लाएं कहाँ से, इन्फिनिटी वाला सोर्स कैसे लाएं? तो यहाँ पे गेम खेला गया. ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा गेम खेला गया. खेलोगे? गेम ये खेला गया, ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, मज़ेदार गेम है. ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है. गेम ये खेला गया कि अगर मैं इस सोर्स को इस लेंस के फोकस पे रख दूं, अगर मैं इस सोर्स को लेंस के फोकस पर रख दूं तो फोकस से आने वाली रेस पैरेलल हो जाएंगी. ठीक है, मतलब स्लिट को क्या लग रहा है,
भाई स्लिट के लिए तो जो रेज है वो पैरेलल हैं, मतलब स्लिट को लग रहा है कि सोर्स क्या है, इन्फिनिटी पे रखा है। स्लिट को मामू बना दिया रे, यहां पे क्या है, स्लिट हैज बिकम मामू, मामू बन गया ये। भाई स्लिट को तो क्या है, रेस पैरेलल रिसीव हो रही हैं, तो स्लिट को क्या लग रहा है कि मेरे लिए जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पे है, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली जो रेस है वही तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हैं। उसको पता नहीं, उसको मामू बना दिया है। तो मामू बनाने के लिए एक्चुअली ये लेंस चिपका दिया है, ठीक है। जस्ट फॉर द पर्पस कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट टू बी इन्फिनिटी, हमने यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस डाल दिया है। कॉन्वेक्स लेंस का पर्पस समझ, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस बस यही है, जस्ट टू मेक द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्लिट, सोर्स और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इफेक्टिवली इन्फिनिटी बनाना है। बस इस इन्फिनिटी डिस्टेंस को बनाने के लिए, अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस डाल दिया। तो इसके क्योंकि फोकस में तुमने लेंस सोर्स रख दिया है, तो फोकस से आने वाली जो रेज हैं वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और स्लिट के लिए रेस पैरेलल होंगी, मतलब स्लिट को क्या लग रहा है कि यह सोर्स इन्फिनिटी पे है, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली जो रेस हैं वही तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्लियर है। तो ये पर्पस है इस कॉन्वेक्स लेंस का। और उसी तरह से अगर आपको स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी चाहिए तो हमने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस डाल दिया है। क्लियर है, क्योंकि रेस कैसी हैं, पैरेलल। और इसके लिए अगर आप फोकस पे स्क्रीन रख देंगे तो पैरेलल रेस कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी, फोकस पे, है कि नहीं। इसके लिए जो रेस हैं वो फोकस पे आ रही हैं, इसका मतलब पक्की बात है स्क्रीन को क्या लग रहा होगा कि यार रेस इन्फिनिटी से आ रही हैं। भाई रेस पैरेलल है ना आपस में, तो पैरेलल कहाँ से आती हैं, इन्फिनिटी से, है कि नहीं। रेस जो स्लिट से निकल के जा रही है ना वो पैरेलल हैं, तो पैरेलल रेस कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से। तो इस स्क्रीन को लगेगा कि ये जो स्लिट है वो इन्फिनिटी में बैठा है। भाई इसके पास जो लाइट रिसीव हो रही है वो स्लिट से ही तो आ रही है, डिफ्रैक्ट होके, है कि नहीं। तो स्लिट से निकलने वाली रे क्या है, पैरेलल, तो इसको क्या लगेगा कि रेज इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब ये स्लिट कहां पे चली गई, इन्फिनिटी पे, फॉर द स्क्रीन। समझ आ रहा है ना। तो जस्ट टू मेक डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन टू बी इन्फिनिटी, यहां पे हम लोग एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्लियर है। तो हमने इसको भी मामू थोड़ा सा बना दिया और उसको भी थोड़ा सा मामू बना दिया। क्लियर है। इसको लग रहा है कि सोर्स कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ऐसे ही इसको लग रहा है कि स्लिट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो ये दोनों पर्पस अपने सॉल्व हो गए। ठीक है, ये पर्पस सर्व करने के लिए हमने यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंसेस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जस्ट टू मेक the effective distance between source and slit to be infinity and just to make the effective distance between slit and screen to be infinity। हमने यहाँ पे ये दोनों lenses डाल दिए हैं। क्लियर है। अब देख क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक की जो रेज हैं वो सीधी सीधी चली जाएंगी। हाँ, जो रेज इस स्लिट से टकराएंगी बस उनका डिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो थोड़ी सी बेंड कर जाएंगी। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया साहब रेज जो है थोड़ी सी डिफ्रैक्ट हो चुकी हैं किसी एंगल थीटा से, रेज आई और किसी एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट हो गई। क्लियर है। इसी थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ऐसा है। वो तो बेसिक डायग्राम हम लोग बनाए थे, पिछला वाला जो डायग्राम था। अब थोड़ा सा डिफ्रैक्शन के लिए मैं डायग्राम खींच रहा हूँ। पहले समझें बाद में छापें। क्लियर है। कुछ रेस पकड़ लेते हैं, कुछ हम लोग रेस पकड़ लेते हैं जो कि मान लो डिफ्रैक्ट हुई हैं किसी एंगल से। कोई एक जनरल पॉइंट पकड़ के चल रहे हैं, कोई एक जनरल पॉइंट
P पकड़ के चल रहे हैं ऑन द स्क्रीन, क्लियर है, जो कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन से मान ले किसी d डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। अब ये थोड़ा सा रे डायग्राम पकड़ें, ये रे डायग्राम है क्या, कैसा डायग्राम ये खींचा है, तो इसको इस तरह से समझें, किस तरह से कि एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट आया, अगर जो रेज आपस में भी पैरेलल होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती हैं, तो वो सारी की सारी रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस के एग्जैक्टली फोकस पे कन्वर्ज हो जाती हैं। थोड़ा सा रे डायग्राम पकड़, इधर देख, जो रेज आपस में भी पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, पक्की बात है, कोई शक नहीं, कहाँ मीट करती हैं, लेंस के फोकस पे। लेकिन जो रेज आपस में तो पैरेलल होती हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती हैं, वो कहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, फोकल प्लेन में। ये पक्की बात है, इस लेंस का मान लो फोकल लेंथ f2 है तो ये डिस्टेंस f2 है, तो इस स्क्रीन को इस लेंस के इस फोकल प्लेन में रखते हैं, ये फोकल प्लेन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो आपको प्लेन दिख रहा है ना, दिस प्लेन इज फोकल प्लेन बोलता है, ठीक है भाई। जो रेस आपस में पैरेलल होंगी वो पक्की बात है फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, क्लियर है। लेकिन जो आपस में तो पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ऐसी जो रेज होती हैं वो फोकस में मीट ना करके समवेयर इन द फोकल प्लेन कन्वर्ज हो जाती हैं। एक छोटा सा पॉइंट लिख भी लो, मैं लिखा देता हूँ, सब लोग एक छोटा सा पॉइंट लिखें, द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज at focus after refraction through the lens, while the incident rays parallel to each other but not parallel to principal axis meet in the focal plane of the lens। डायग्राम बना के शो करा लें। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी इस तरह की आपको रेज देखें जो आपस में तो पैरेलल हैं लेकिन राइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो हमेशा फोकल प्लेन में जाके कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो जाती हैं, ऐसा है, क्लियर। तो ये किसी जनरल पॉइंट के लिए डायग्राम है, ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं ये किसी जनरल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डायग्राम है। अब सवाल आया कि ये तो हमने रे की फॉर्म में डायग्राम खींचा, इसको अगर वेव फ्रंट की फॉर्म में अगर तुम लोग समझना चाहो तो कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। आओ इसी को अगर थोड़ा सा वेव फ्रंट की हेल्प से, क्योंकि पढ़ तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स ही रहे हैं रे ऑप्टिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, दोनों के टर्म्स में बात कर सकते हैं, रे के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, वेव के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो थोड़ा समझे बाद में छापें, ठीक है भाई। ये मान ले पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से निकलने वाला वेव फ्रंट कैसा होता है, ठीक है, स्फेरिकल है। अच्छा सोच, स्फेरिकल वेव फ्रंट जब लेंस पे हिट करेगा तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, ये सुनो, सोचो बोल, क्या ये जो आपको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की शेप मिलती है, क्या पक्की बात है ये प्लेन हो जाएगी, यस और नो। उल्टा सोचो तुम लोग याद करो, हम लोग वे ऑप्टिक्स लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में राइट ये शेप ऑफ वेव फ्रंट डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्लेन वेव फ्रंट हिट करता है एक प्रिज्म पे तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का शेप क्या होता है, लेंसेस पे हिट करता है तो शेप क्या होता है, या प्लेन वेव फ्रंट अगर मिरर पे हिट करता है राइट तो उनका बिहेवियर क्या होता है। तो उल्टा सोच, याद कर, क्या हम लोग ये कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्लेन वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस पे हिट करता है तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की शेप क्या होती है, इट इज स्फेरिकल एंड कन्वर्जिंग। रे की हेल्प समझना एक्चुअली वेव फ्रंट और रे हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। अब पैरेलल रे है, पक्की बात है, कहाँ मीट करेगी, फोकस पे, तो पक्की बात है स्फेरिकल मिलेगा लेकिन कन्वर्जिंग मिलेगा, इस तरह से खचाक खुचुक खचाक, मतलब समझ ना बिड़ू, ऐसा है। और हमें पता है लाइट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब अगर प्लेन वेव फ्रंट गिरेगा तो रिफ्रैक्टेड कैसा, कन्वर्जिंग एंड स्फेरिकल, कैसा, कन्वर्जिंग एंड स्फेरिकल। इसको इस तरह से बना सकते हो, कन्वर्जिंग एंड स्फेरिकल को
मतलब कन्वर्जिंग है ना रे, इस तरह से बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। वो डाइवर्जिंग बन गया था ऐसा। क्या बोला, अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा, स्फेरिकल बट कन्वर्जिंग। उल्टा सोचो, बिकॉज लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है कि नहीं। लाइट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, खचाक खुचुक, यस और नो, ये कहानी है। इंसिडेंट रेस पैरेलल होंगी, रिफ्रैक्टेड रेस फोकस पे कन्वर्ज होंगी, जो भी रेस फोकस से आएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएंगी, ये फंडा है। एज लाइट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये देखो, अब ये देखो, ये अब कौन सा वेव फ्रंट हिट कर रहा है, ये इस तरह से, राइट, स्फेरिकल एंड डाइवर्जिंग हिट कर रहा है। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का शक्ल क्या होगा, शेप क्या होगा, ये ले प्लेन हो जाएगा, ये सुनो, क्लियर। बिकॉज लाइट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्लेन करेगा तो स्फेरिकल हो जाएगा, और स्फेरिकल हिट करेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्लेन हो जाएगा। भाई इन इंसिडेंट का करस्पॉन्डिंग ये रिफ्रैक्टेड, तो इसी इंसिडेंट का करस्पॉन्डिंग यही तो बन गए रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो इसका रिवर्स वाला इस फॉर्म में सोच, प्लेन गिरता तो स्फेरिकल होता, लेकिन स्फेरिकल गिर रहा है इसलिए प्लेन हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान से क्या बोला, स्फेरिकल अगर गिर रहा है तो इसलिए आफ्टर रिफ्रैक्शन प्लेन हो जाएगा, ये वाली सिचुएशन है। स्फेरिकल हिट कर रहा है, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्लेन हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीकों से आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये रे ले जा रहा है, ये है ना, इस तरह से रे इस तरह सेट कर रही है, तो जो भी रे फोकस से आएगी वो तो है ना, पक्की बात है पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये लो, है कि नहीं। तो उसको थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर सकते हैं। तो जब ये प्लेन वेव फ्रंट टकराएगा स्लिट को, तो इतना जो पार्ट होगा वो तो सीधा सीधा चला जाएगा, है कि नहीं। इतना जो पार्ट है प्लेन वेव फ्रंट का, ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, वो तो सीधा सीधा चला जाएगा, क्लियर है। अच्छा, वेव फ्रंट का ये जो पार्ट है, ये तो यहाँ से लड़के खत्म हो जाएगा, ये आगे बढ़ नहीं पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। ऐसे ही वेव फ्रंट का ये जो पार्ट है, इससे लड़के खत्म हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसकी कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ी। अब ये जो वेव फ्रंट है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है। अब फिर से वही कंडीशन, प्लेन अगर हिट करता है, राइट, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का शेप क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग एंड स्फेरिकल। मतलब क्या कुछ इस तरह से देखेगा, क्या अपने को शक्ल कुछ इस तरह की देखेगी, नहीं। रे और वेव फ्रंट दोनों के टर्म्स में आप बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वेव फ्रंट है, उसका नॉर्मल मैंने खींच दिया तो आपको रे की डायरेक्शन मिल गई, वो पक्की बात है। रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये ले फोकस से पास कर दी, क्या बोला, फोकस से पास कर दी। और देख भी पा रहे हो, शेप ऑफ वेव फ्रंट और रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर देख रहे हैं, इस तरह से। ये वो पोर्शन है जिसका कोई भी डिफ्रैक्शन नहीं हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हल्का हल्का कॉर्नर से आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। कहाँ पे, यहाँ पे जो लाइट है, ये जो लाइट टकराई है, ये थोड़ी सी बेंड होगी, जो पिछले वाले डायग्राम में हम लोग थीटा के एंगल पर डिस्कस किए थे, वो डिफ्रैक्टेड लाइट है। इतना जो पोर्शन है वो तो सीधा सीधा भाग गया, ऐसा है। डिफ्रैक्शन आपको यहाँ से मिलेगा। भाई क्या होता है, लाइट जब किसी ऑब्स्टेकल को हिट करता है, एक नैरो स्लिट को हिट करता है, तो वो मुड़ जाता है और किस डायरेक्शन में फ्लेयर आउट होता है, किस डायरेक्शन में बेंड होता है, इन द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ध्यान से सोचो, यहाँ पे ये पूरा ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शैडो, तो इधर घुसेगा वो, है कि नहीं। ऐसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल है ना शैडो है, तो यहाँ पे घुसेगा, ऐसा है। तो यहाँ पे जो लाइट है थोड़ी सी यहाँ पे डिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरह से, तो आपको जो वेव फ्रंट है थोड़ा सा इस तरह का मिलेगा, ये यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे जब रे ऑफ लाइट आएगी तो थोड़ा सा ये ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में घुसने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, ये फंडा है, क्लियर है, ये कहानी है, ऐसा है। तो डायग्राम कंप्लीट करा दें। तो दोनों के टर्म्स में समझ सकते हैं आप, रे की हेल्प से समझ सकते हैं, वेव फ्रंट की फॉर्म में भी समझा जा सकता है इसको। तो अब हम लोग फ्रिंजेस के फॉर्मेशन पे डायरेक्टली मूव करते हैं। ब्राइट फ्रिंजेस कैसे बनते हैं, डार्क फ्रिंजेस कैसे बनते हैं। तो शुरुआत करेंगे कहाँ से, सेंट्रल मैक्सिमा से। यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू वाईडीएसई। जैसे वाईडीएसई में हम लोग फ्रिंजेस को कैसे बोलते थे, ब्राइट बन रहा है या डार्क बन रहा है। यहाँ पे ब्राइट और डार्क नहीं बोलते हैं, यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा के टर्म्स में बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मिनिमा, उस तरह की टर्मिनोलॉजी, उस तरह का नॉमेनक्लेचर है।
तो शुरू करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा से। क्या हेडिंग पड़ेगी? सेंट्रल मैक्सिमा। ये मान ले स्लिट विड्थ है और यहाँ कहीं आपका स्क्रीन है, वेयर द पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। देख ऐसे डायग्राम तो बहुत लंबा चौड़ा है, क्या है, डायग्राम जो है बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेंसेस होते हैं, ये है वो है, लेकिन जब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आते हैं तो सिर्फ इतना ही डायग्राम खींचते हैं। भाई असलियत में काम तो इसी का है कि नहीं? यहाँ से वेव फ्रंट आया, इस वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से निकलने वाली जो वेव्स हैं वो स्क्रीन के डिफरेंट पॉइंट पे सुपर इम्पोज होकर डिफ्रैक्शन का पैटर्न प्रोड्यूस कर रही हैं। तो हम लोग जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं तो इतना ही पार्ट ड्रॉ करते हैं, ऐसा है। ये हो गया स्लिट का विड्थ और यहाँ कहीं मान ले स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ कहीं बहुत है ना लार्ज डिस्टेंस पे सोर्स रखा हुआ है, और सिंस सोर्स इन्फिनिटी पे तो उससे आने वाला जो राइट वेव फ्रंट है करीब करीब प्लेन हो जाता है ना। वेव फ्रंट प्लेन है या रे सीधे सीधे इस तरह से हो जाती हैं, ये कहानी है, और यहाँ से टकराएंगे तो थोड़ा सा डिफ्रैक्शन हो जाएगा। खैर हमें यहाँ पे डिस्कस करना है सेंट्रल मैक्सिमा को। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये मान ले स्क्रीन का सेंटर है, क्या है सब, सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा वैसे ही है जैसे हम लोग YDSE में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे वहाँ पे? सेंट्रल ब्राइट, रिमेंबर? बस थोड़ा सा वहाँ पे सेटअप में डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? कि वहाँ पे दो सोर्सेस थे, है कि नहीं? एक वेव यहाँ से आई, दूसरी वेव यहाँ से आई, दोनों के पाथ सेम है, पाथ डिफरेंस 0 है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही थी ब्राइट फ्रिंजेस। कुछ कुछ मिलती जुलती आपको यहाँ पे कंडीशन मिलेगी। जैसे यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आया यहाँ पे, ठीक है, सोर्स इन्फिनिटी पे है कि नहीं, तो सोर्स से आने वाला जो वेव फ्रंट है करीब करीब प्लेन हो जाता है इस तरह से, है कि नहीं? और हमें पता है कि साहब वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट करता है एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, एज सेकेंडरी सोर्स, है कि नहीं? और वहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होते हैं, ठीक है, वेव फ्रंट के छोटे छोटे पोर्शन। अब रुको, ऐसे सोचें, एक सोर्स ये है, दूसरा सोर्स ये है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट सोर्सेस हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही सोर्सेस थे, यहाँ पे इनफाइनाइट सोर्सेस हैं। वेट, ध्यान से सोचें, एक वेव ये गई और दूसरी वेव सब ये गई। ध्यान से देखें, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्या इसकी पाथ और इसकी पाथ दोनों की पाथ लेंथ बराबर है? पाथ लेंथ सेम है तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब पक्की बात है इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस कैसा हो रहा होगा? कंस्ट्रक्टिव। इंटेंसिटी कैसी हो रही होगी? मैक्सिमम। उसी तरह से आप ऐसे सोचें कि इस रीजन, इसको मैंने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऐसे सोचें, एक ये पोर्शन है और दूसरा साहब ये पोर्शन है, ठीक है, तो इस रीजन की फर्स्ट वेव, ऐसी इस रीजन की लास्ट वेव, ऐसी इसकी सेकेंड लास्ट वेव, मतलब इसकी सेकेंड वेव, इसकी सेकेंड लास्ट वेव, मतलब जैसे दूसरी वेव आप ये पकड़ लें और ध्यान से देखें, इसकी भी दूसरी वेव सिमेट्री का फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। ध्यान से देखें, क्या इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर देख रहे हैं? फिर से पाथ लेंथ सेम, पाथ डिफरेंस 0, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। सेंट्रल मैक्सिमा बनाना है ना, सेंटर पे मैक्सिमा बनाना है, इंटेंसिटी मैक्सिमम करानी है। ऐसी ऐसी बहुत सारी वेव्स होंगी, अनंत वेव्स होंगी, है कि नहीं? यहाँ पे इन्फिनाइट सोर्सेस होंगे, तो यहाँ पे इन सारी की सारी वेव्स के पाथ सेम दिखेंगे, मतलब हर 2 वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 0 दिखेगा। और अगर आपको पाथ डिफरेंस 0 मिल गया तो यार ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ही कंडीशन होती ना, है कि नहीं? ये किसकी कंडीशन है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। रिमेंबर, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग वहाँ पे क्या निकाले थे? कंस्ट्रक्टिव में होता था n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव में होता था क्या? 2n+1 या 2n-1 λ/2। क्लियर है? मिनिमम पाथ डिफरेंस यही होता है। कंस्ट्रक्टिव का मिनिमम पाथ डिफरेंस होता है 0, डिस्ट्रक्टिव का मिनिमम पाथ डिफरेंस होता है λ/2, है कि नहीं? ये कंडीशन है। n कोई भी इंटीजर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा है। तो यहाँ पे इन दोनों वेव्स के बीच में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी ऐसा है। तो सारी की सारी वेव सेंटर पे जाके कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज हो रही हैं, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, प्रोड्यूसिंग ब्राइट फ्रिंज। बस उसको ब्राइट फ्रिंज ना बोल के सेंट्रल मैक्सिमा बोल देते हैं, है ना, नॉमेनक्लेचर है, नाम है उसका, अपने को याद रखना है। YDSE में क्या बोलता था? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज,
यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज ना बोल के सेंट्रल मैक्सिमा बोल देते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी खतरनाक है, क्योंकि सारी की सारी जो वेव्स हैं वो कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज हो रही हैं और इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ये कहानी है। तो सेंट्रल ब्राइट पे मतलब कह सकते हो एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, हमें क्या फॉर्म होता हुआ दिखेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल ब्राइट ना बोल के सेंट्रल मैक्सिमा बोल देते हैं, ऐसा है। तो जैसा तुम लोगों को यहाँ पे बताया गया, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, इनका थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, ठीक है। जो हम लोग YDSE में ब्राइट फ्रिंज बोलते थे ना, उसको यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेकेंडरी मैक्सिमा। जैसे वहाँ पे जो डार्क फ्रिंजेस बोलते थे उसको यहाँ पे बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। तो पहले दोनों की कंडीशन में एक बेसिक डिफरेंस उन लोगों को बताता हूँ, ठीक है। किस केस में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहले डार्क फ्रिंजेस के केस में डिस्कस कर लेते हैं, या मिनिमा के केस में। मिनिमा दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आप चाहते हैं कि दो वेव्स सुपर इम्पोज ऐसे हो जाएं सो दैट इंटेंसिटी मिनिमम मिल जाए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाए, तो क्या पक्की बात है उनके बीच में जो मिनिमम पाथ डिफरेंस होना चाहिए, इट शुड बी λ/2। भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2n + 1 या 2n - 1 λ/2। n की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो पाथ डिफरेंस की मिनिमम वैल्यू कितनी, λ/2। फिर 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन, ऐसा है। मतलब अगर दो वेव्स आपको ऐसी मिल गई जिनके पाथ में डिफरेंस λ/2 है, तो पक्की बात है वो डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज हो जाएंगी और इंटेंसिटी मिनिमम बना देंगी। मतलब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एक वेव का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ ये ओवरलैप हो जाएगा, वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। शक्ल कैसी देखने को मिलेगी मैं दिखा रहा हूँ, इधर देख सब लोग थोड़ा ध्यान दें। शक्ल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो शक्ल कुछ इस तरह से देखने की, जैसे मान लें आइडेंटिकल वेव्स हैं, ठीक है, और इस तरह से एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो रही हैं। जहाँ पे एक का क्रस्ट है वहाँ पे दूसरे का ट्रफ है, ये क्रस्ट इस ट्रफ को उड़ा देगा, कैंसल आउट कर देगा। ये प्लस है डिस्प्लेसमेंट है, ये माइनस है डिस्प्लेसमेंट है, प्लस है माइनस है, नो है मतलब 0 हो जाएगा, ऐसा है। रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0 हो जाएगा, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इसका क्रस्ट है, ये इसका ट्रफ है, कैंसल आउट करा देगा, इसका क्रस्ट है, इसका ट्रफ है, कैंसल आउट करा देगा। तो यहाँ पे इन दोनों वेव्स के पाथ में जो डिफरेंस है वो λ/2 है, ये फंडा है। इनके पाथ में डिफरेंस कितना है, λ/2। ऐसे समझ लें, इस मीडियम का ये जो पार्टिकल है ये अपनी एक्सिम पे है, इस मीडियम का ये जो पार्टिकल है ये अपनी रिवर्स एक्सिम पोजीशन पे। तो दोनों के फेज में डिफरेंस पाई है, ऑपोजिट फेज हम बोलते हैं इसको, आउट ऑफ फेज है। दोनों के फेज में डिफरेंस पाई है या पाथ में डिफरेंस λ/2 है। नहीं जैसे SHM में हम बोलते हैं, तो देख SHM में क्या बोलता है, जैसे मान ले t = 0 पे कोई पार्टिकल राइट एक्सिम पोजीशन पे है, तो यहाँ पे इसके पास जो फेज होता है, इसका जो इनिशियल फेज होता है वो +π/2 होता है। SHM में हम लोग पढ़ें इसको। या मान ले कोई पार्टिकल है जो लेफ्ट एक्सिम पे है, t = 0 पे मान ले x = -a पे, तो इसका फेज क्या बोलता था, -π/2। और ध्यान से देखो क्या इन दोनों के फेज में जो डिफरेंस है, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू विल गिव यू पाई। और वही सिचुएशन यहाँ पे है, एक इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, दूसरा इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक राइट एक्सट्रीम पे, दूसरा लेफ्ट एक्सट्रीम पे। तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो एक्चुअली में पाई है। और फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, ΔΦ के ΔX के होता है 2π/λ × ΔX, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से भी तुम लोग जस्टिफाई कर पा रहे हो, है कि नहीं। ये दोनों के दोनों ऑपोजिट फेज में, फेज डिफरेंस पाई या पाथ डिफरेंस λ/2, ऐसा है। मतलब इसको आप ऐसे फील कर सकते हैं, ठीक है। इधर देख, इसको आप ऐसे फील कर सकते हैं कि ये वाली जो वेव है मान ले t = 0 पे यहाँ से चली है, लेकिन ये वाली जो वेव है ना, ये यहाँ से चली है। और ध्यान से सोच, क्या यही तो λ/2 है, पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में। इधर देख, असलियत में ये क्या होता है, लैम्डा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन कंप्लीट साइकिल, दिस लैम्डा। एक्चुअली में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, टू सक्सेसिव ट्रफ, वो भी लैम्डा होता है। जैसे ये डिस्टेंस लैम्डा है कि नहीं, या दो सक्सेसिव ट्रफ्स,
ये भी डिस्टेंस लैम्डा है, या आप बोलो ये डिस्टेंस भी लैम्डा है, तो ध्यान से सोच, क्या ये λ/2 नहीं दिख रहा है? क्या ध्यान से सोच, ये लैम्डा, तो यही तो है λ/2 प्लस λ/2 वन कंप्लीट वेव। तो ऐसे सोच t बराबर 0 पे ये वेव यहाँ से शुरू हुई, ये वेव यहाँ से शुरू हुई, दोनों के पाथ में डिफरेंस λ/2, तो ऐसी जो वेव्स होती हैं ये एक दूसरे को उड़ा देती हैं। क्या बोला, ध्यान सुनना, ऐसी जो वेव्स हैं ये यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इंटेंसिटी क्या हो गई, मिनिमम, दैट इज 0। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब एक का क्रस और दूसरे का क्रस ये ओवरलैप कर जाए, तो ऐसे केस में फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, जो कि हुआ था सेंट्रल मैक्सिमा वाले केस में, ठीक है। बट हम यहाँ पे डिफ्रैक्शन में क्या करते हैं, वेव्स को कैंसल आउट कराते हैं। तो कैंसल आउट कराने के लिए जो मिनिमम पाथ डिफरेंस होना चाहिए, इट शुड बी λ/2, बस इतना अपने को याद रखना है, ठीक है, कि जब भी दो वेव्स के बीच में मिनिमम पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाएगा, समझ जा, वेव्स कैंसल आउट कर देंगी, एक का क्रैश दूसरे के तरफ से लड़ जाएगा और वेव्स एक दूसरे को उड़ा देंगी। बस इसी कंडीशन को हम लोग यूज़ करेंगे टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसा है। अब जैसे हमने मिनिमा की कंडीशन देखी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसी तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब मैक्सिमा, थोड़ा नाम इनका अलग है, इनको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसा है, ठीक है। तो देख ऐसा है, इंटरफेरेंस आपको कंस्ट्रक्टिव कब देखेगा, जब आपको वेव्स कुछ इस तरह से सुपर इम्पोज करते हुए मिलेंगी। क्या दोनों के ट्रफ्स एक ही साइड में हो या दोनों के क्रस एक ही साइड में हो, तो वेव्स यहाँ पे ऐड हो रही हैं, एक्चुअली ऐड होके नई वेव बना रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं ये कहानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मिनिमम पाथ डिफरेंस होता है इट इज 0। भाई पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, जो मिनिमम पाथ डिफरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना, λ/2, यहाँ पे कितना 0, n लैम्डा है ना, n की मिनिमम वैल्यू 0, डेल्टा x कितना 0। ऐसे समझें दोनों के दोनों जो पार्टिकल हैं एक ही डायरेक्शन लाई कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे मान ले दोनों के दोनों जो पार्टिकल हैं, जैसे SHM में हम लोग पढ़ते हैं ना, SHM में जैसा हम लोग डिस्कस किए हैं कि पार्टिकल t बराबर 0 पे मान लो x बराबर +a पे, तो ये भी भाई साहब x बराबर +a पे, ये भी x बराबर +a पे, तो x बराबर +a पे दोनों का जो फेज होगा वो क्या होगा, सेम, π/2। तो फेज सेम है मतलब फेज डिफरेंस 0 है कि नहीं, दोनों का जो फेज होता है ना वो सेम हो जाता है, या कह सकते हो फेज डिफरेंस 0। हाँ, फेज डिफरेंस 0 तभी तो पाथ डिफरेंस 0 मिल रहा है। डेल्टा फाई इसका डेल्टा एक्स, ये सुनो, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन, तो ऐसे भी समझा जा सकता है। तो पाथ डिफरेंस अगर 0 है इसका मतलब पक्की बात है इंटरफेरेंस कैसा मिल जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है, तो ये बस ध्यान रखना अपने को, अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव चाहिए तो मिनिमम पाथ डिफरेंस 0, इंटरफेरेंस अगर डिस्ट्रक्टिव चाहिए मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना, λ/2। तो ये वेव्स यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो जाएंगी, ये कैंसल आउट नहीं करेंगी, जैसे पिछले केस में कैंसल आउट, यहाँ पे वेव्स जो है एडअप हो जाएंगी, जो भी वेव्स है ना ये सब एक दूसरे में एडअप हो जाएंगी टू प्रोड्यूस रिजल्टेंट वेव, टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट वेव। मतलब ये दोनों वेव्स आपस में मिलकर एक नई वेव का कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी इट इज मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम, ऐसा है। तो पहले हम लोग मिनिमा की कंडीशन निकालते हैं। मिनिमम मतलब आसान भाषा में डार्क फ्रिंजेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाम बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट सेकेंडरी। एक्चुअली में क्या होता है, जो सेंट्रल वाली ब्राइट मिलती है ना, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, वो प्राइमरी है एक्चुअली, उसके बाद जितनी भी उनको सेकेंडरी बोलते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो इसको बोला गया फर्स्ट सेकेंडरी, सेकेंडरी मिनिमा क्या बोलता है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखें। इसको फर्स्ट डार्क ना बोल के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, बट मतलब वही है, फर्स्ट डार्क बना रहा है। जैसे YDSC में फर्स्ट डार्क बोलता था, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, नाम अलग कर दिया है, ऐसा है, ठीक है भाई।
अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें सब लोग, इसको अच्छे से पकड़ो तुम लोग। जैसे मान लेते हैं स्लेट विड्थ कुछ डी है, ठीक है, ठीक है भाई। तो मान लो लाइट वेव्स जो है इस तरह से डिफ्रैक्ट हो चुके हैं, है कि नहीं। इस तरह से कोई जनरल पॉइंट पकड़ लिया है, स्क्रीन पे एक जनरल पॉइंट पकड़ लिया है, कह सकते हो, जिसका एंगुलर पोजीशन कुछ θ1 है, या इसका लीनियर पोजीशन कुछ y1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सोचें कि ये जो स्लिट है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से पकड़, क्या कंडीशन, क्या बोला, मान लें ये जो अपना स्लिट है ना, इसको सब हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, बोले तो d/2। ध्यान से पकड़, ठीक है। पहला केस समझ में आएगा तो बाकी केसेस तुम्हें अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। इसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट गिर रहा है, इसके पास बहुत सारे वेव्स हैं, है कि नहीं, इन्फिनाइट वेव्स हैं। सोच के देख, अगर हम चाहते हैं कि मिनिमा बने, हम इंटेंशनली ऐसा थीटा रखना चाहते हैं, है कि नहीं, इंटेंशनली हम ऐसा डी रखना चाहते हैं सो दैट वेव्स जो है कैंसल आउट कर जाएं, वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, इंटेंसिटी मिनिमम बन जाए, कंडीशन मिनिमा की तो निकल रहे हैं। तो सोच के देख, इस रीजन की मान लें फर्स्ट वेव, कोई जनरल पॉइंट है, ठीक है, कोई जनरल पॉइंट पी है जहाँ पे हमें देखना है, ठीक है, कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बन रहा है। ऐसे ही सोचें इस दूसरे वाले रीजन की जो फर्स्ट वेव है, मान ले इनके बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 आ जाता है। हम ऐसा डी और थीटा सेट करते हैं सो दैट इस रीजन की फर्स्ट वेव और इस रीजन की भी फर्स्ट वेव, इन दोनों के साथ पाथ में डिफरेंस λ/2 है। तो क्या पक्की बात है, ये और ये दोनों वेव्स आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी और कैंसिल आउट कर जाएंगी, जैसे हम लोग अभी भी थोड़ी देर पहले सीखे थे। ये सुनो, एक का जो क्रस है दूसरे के तरफ से लड़ रहा होगा, खचाक खुचुक, और वेव एक दूसरे को उड़ा देंगे, इस तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्लियर है। ऐसे ही सोचें बिकॉज ऑफ सिमेट्री, इस रीजन की दूसरी वेव और इस रीजन की भी दूसरी वेव, इनके बीच में भी ड्यू टू सिमेट्री का फायदा उठा रहे हैं हम, इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाए, कैंसल आउट हो जाएंगी। इस रीजन की आखिरी वेव, ऐसे ही इस रीजन की आखिरी वेव, मतलब इस रीजन की हर एक वेव के करस्पॉन्डिंग क्या हमें इस रीजन में कोई ना कोई एक जरूर वेव मिल जाएगा, सो दैट उनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाए। मतलब क्या इस रीजन की हर एक वेव इस रीजन की हर एक वेव को कैंसल आउट कर जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरफेरेंस कैसा मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी कितनी मिल रही है, 0। ये फंडा है। क्लियर है। इस रीजन की पहली वेव ने इस रीजन की पहली वेव को उड़ा दिया, इस रीजन की दूसरी ने इस रीजन की दूसरी को उड़ा दिया, इस रीजन की आखिरी ने इस रीजन की आखिरी, सब कैंसिल आउट हो गए। तो इंटेंसिटी कुछ यहाँ पे मिलेगी नहीं, इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी मिलेगी, 0। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। छपते चले, पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन पाते हैं, राइट। ये जो θ1 है ये कैसे निकालें, है कि नहीं, ये जो y1 है ये कैसे निकालें, पाथ डिफरेंस के कैलकुलेशन में आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। पहले समझो बाद में छापो। ऐसे सोचें, इस रीजन की फर्स्ट वेव और इस रीजन की फर्स्ट वेव, एक्चुअली मैं इन दोनों वेव्स को मैंने यहाँ पे बनाया है, एक वेव यहाँ से जा रही है, दूसरी वेव यहाँ से जा रही है। ध्यान से देखें, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है, d/2। इसकी फर्स्ट वेव और इसकी फर्स्ट वेव, ठीक है, इन्हीं को तो आपको कैंसिल आउट कराना है, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग अपने को यहाँ पे राइट कंडीशन देखनी है डिफ्रैक्शन की, ठीक है भाई। तो इनके बीच का डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख लिया है d/2। हम लोग क्या अज्यूम करके चलते हैं, जो स्लिट होता है वो काफ़ी नारो होता है और जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है इट इज़ क्वाइट लार्ज। ये सुनो, d तो बहुत छोटो है कि नहीं, और जो सेपरेशन बिटवीन स्लिट और द स्क्रीन है दिस इज टू लार्ज, एक्चुअली करीब करीब इन्फिनिटी है। तो वही वाली हालत हो गई जैसे हमें YDSE में मिलता है। ये सुनो,
सोर्सेस के बीच का सेपरेशन काफ़ी कम होता है, स्लिट्स और राइट स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये डिस्टेंस काफ़ी कम है बहुत, ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं ना दे आर वेरी नियर एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर, और ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको जानना बहुत दूर है, तो करीब करीब ये पैरेलल हो जाएंगे, 10 2p 10 2p ऐसा है, ठीक है। तो पैरेलल रेज हो गई तो इनके बीच में एक परपेंडिकुलर गिरा दें तो आसानी से आप इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या बोला, बिल्कुल उसी तरह का मेथड है जिस तरह से हम लोगों ने YDSE में सीखा था, ठीक है। क्या किया, यहाँ से आप एक नॉर्मल गिरा दिया, क्या बोला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर छाप दिया, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखें, क्या करीब करीब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर दिख रहा है, मतलब क्या इसके और इसके पाथ में डिफरेंस यही तो दिख रहा है। एक्चुअली में दिस इज द रिक्वायर्ड पाथ डिफरेंस, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो इसका जो पाथ है इसके पाथ के कंपैरिजन से इतना ही एक्सेस है, दिस द पाथ डिफरेंस। अब इसको निकालें कैसे, तो मान लेते हैं साहब कुछ एंगल थीटा है। अच्छा एंगल ध्यान रखें, ये सारे एंगल बराबर होंगे। आप ये एंगल पूछें है कि नहीं, ये एंगल पूछें है कि नहीं, ये एंगल पूछें, ये सारे बराबर हैं क्योंकि ये डिस्टेंस इटसेल्फ इट इज़ वेरी स्मॉल और उनको जाना बहुत दूर है वेव्स को, ऐसा है। तो डिस्टेंस काफ़ी छोटा है कि नहीं, और जाना बहुत दूर है, तो कोई भी एंगल पकड़ें कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा पकड़ें है कि नहीं, ये थीटा पकड़ें, ये थीटा पकड़ें, सारे ऑलमोस्ट बराबर हैं। इसी थीटा को बोलता है एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, वही हम लोग निकालने वाले हैं। अब थोड़ा ध्यान दें, ये रे है, ये रे है, हमने नॉर्मल डाला मतलब पक्की बात ये 90 है, थीटा उड़ गया मतलब ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये सुनो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल, पूरा एंगल 90 माइनस थीटा निकल जाएगा। इसका मतलब ये एंगल कितना दिख रहा है, ये सुनो फिर से ये और ये परपेंडिकुलर और थीटा निकल गया 90 माइनस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पूरा 90 माइनस थीटा हटा दे, कितना आएगा थीटा। ये सुनो, अच्छा d/2 का थीटा के डायरेक्शन में ये कॉम्पोनेंट कितना cos थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कॉम्पोनेंट कितना दिख रहा है, d/2 का cos थीटा, परपेंडिकुलर में d/2 sin थीटा, d/2 है, क्या है d/2 का cos थीटा, d/2 sin थीटा। ये जो पाथ डिफरेंस आया, क्या बोला, अगर इस रीजन की फोर्स वेव, इस रीजन की फोर्स वेव, इन दोनों के पाथ में डिफरेंस, मिनिमम पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्ट ऑफ इंटरफेरेंस λ/2 के बराबर हो जाता है, तो ये दोनों की दोनों वेव्स कैंसल आउट कर जाएंगी और यहाँ पे मिनिमा आपको मिल जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा निकालने के लिए ये जो पाथ डिफरेंस निकाला है इसी को इक्वेट करा दे, किससे, λ/2 से, मिनिमम पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्ट ऑफ इंटरफेरेंस। तो दिस इज पाथ डिफरेंस मतलब d/2 sin थीटा, थीटा मतलब थीटा 1 मान लिया क्योंकि फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा लिख रहे हैं, तो थीटा साहब यहाँ पे आप थीटा 1 लिख लें। क्या बोला, कोई दिक्कत नहीं, थीटा 1 डाल दो, क्या दिक्कत है, d/2 sin थीटा 1 और इसको पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्ट ऑफ इंटरफेरेंस λ/2 से इक्वेट करा दिया। क्लियर है, तो ये कंडीशन आई है, दिस इज द कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, d sin थीटा 1 बराबर लैम्डा। क्लियर है, ऐसा है, टर्म्स बड़े आसान से। डी क्या है, स्लिट विड्थ है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अच्छा इसमें थीटा को थोड़ा सा अच्छे से तुम लोगों को बता देता हूँ। थीटा को आप ऐसे याद रखें, यहाँ पे जो थीटा है ना, इधर देख, असलियत में ये थीटा है, क्या, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है, मतलब एंगल मेड बाय फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, कहाँ से, विद द सेंटर ऑफ स्लिट्स। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वाला एंगल माने, ये वाला एंगल माने, करीब करीब वो सब एंगल बराबर होते हैं, तो हम लोग ये वाला एंगल मान के चलते हैं। क्या, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, कहाँ से फॉर्म, सेंटर ऑफ द स्लिट। ये स्क्रीन का सेंटर, ये स्लिट का सेंटर है, ऐसा है, ये थीटा 1 है, डायग्राम में शो करा दें, ये जो थीटा 1 है ना विश एंगल, और इसी के हेल्प से फिर हम लोग लीनियर पोजीशन भी निकाल लेंगे। लीनियर पोजीशन क्या होगा या एंगुलर पोजीशन क्या होगा, डायग्राम में शो करा दें। मान लें ये जो थीटा है ये काफ़ी छोटा है कि नहीं, मान लो, देखो क्या होता है, अगर तो लैम्डा डी से बहुत छोटा है तो थीटा छोटा हो जाएगा, लेकिन कई बार लैम्डा और डी कंपेरेबल आ जाते हैं, तो हमेशा यहाँ पे साइन थीटा आप थीटा नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर थीटा काफ़ी छोटा है तो ही साइन थीटा को थीटा ले सकते हो, या साइन थीटा को टेन थीटा ले सकते हो, फिर लीनियर पोजीशन तुम निकाल सकते हो। तो क्या बोला, अब ध्यान सुनना, फॉर स्मॉल थीटा याद रखना कंडीशन क्या होता है, वैसे जनरली YDSE और डिफ्रैक्शन में थीटा छोटा ही मिलता है कि नहीं, ये फंडा है, क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी कम है और इनको दूर जाना है तो थीटा बहुत छोटा ही रहता है, ठीक है। फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा होता है थीटा, कॉस थीटा होता है, इनको याद रख लें 1, और टेन थीटा सब थीटा हो जाता है कि नहीं। तो साइन थीटा की जगह थीटा चिपका दे रहा हूँ, क्या, तो d इंटू साइन थीटा 1 मतलब थीटा 1 लैम्डा, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, इसको बोलता है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। क्या बोलता है,
नाम याद रखें, कई बार पूछ लेता है, अभी जैसे सवाल बनाओगे ना पूछ लेता है, फाइंड आउट एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, इसको बोलता है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, या कई बार लीनियर पोजीशन बोल देता है। बोलेगा फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये स्क्रीन का सेंटर है, सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेंटर ऑफ स्क्रीन से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का डिस्टेंस कितना बनेगा, ठीक है। आओ, तो कुछ नहीं करना है, इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan थीटा चिपका दें, ठीक है। क्या करना है, इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल। अच्छा ध्यान से देखें, क्या मेरा साइन थीटा tan थीटा के बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर है ना भाई, थीटा अगर छोटा होता है साइन थीटा और tan थीटा बराबर हो जाता है फॉर स्मॉल थीटा, तो जहाँ पे साइन थीटा 1 दिख रहा है ना, उसकी जगह tan थीटा 1 चिपका दे, तो साहब यहाँ से tan थीटा 1 आ जाएगा, और tan थीटा 1 ध्यान से देखें, इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में अपने को दिख क्या रहा है, ये है D, सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, दैट इज कैपिटल D। इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल tan थीटा 1 कितना है, y1/d, कितना, तो tan थीटा 1 की जगह y1/d डाल दिया, तो यहाँ से y1 कितना निकला कर, तो y1 की वैल्यू हो जाती है कितनी, d λ/d, राइट। दिस इज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अच्छा ध्यान से सोचो, क्या YDSE में भी कुछ इसी तरह की y की वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, दिस इज द, बट वहाँ पे थोड़ा सा फ्रिंजेस ऑपोजिट हो जाती हैं। ये पोजीशन याद कर, किसकी पोजीशन है YDSE में, फर्स्ट ब्राइट की, यहाँ पे फर्स्ट डार्क की पोजीशन है, उल्टा हो जाता है, याद है। पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज हम लोग पढ़े थे y बराबर ND λ/d, वैसी कंडीशन है, और n की वैल्यू 1 डालता तो यही वैल्यू आती है। तो रिवर्स ऐसे थोड़ा ध्यान रखें, YDSE में जो कंडीशन ब्राइट की आती है वो डिफ्रैक्शन में डार्क की बन जाती है, दैट्स द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, वहाँ पे यही बनता था फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, याद है, y बराबर n इंटू d λ/d, या n की वैल्यू 1 डालता था तो यही बन जाता था तो वहाँ पे ब्राइट और यहाँ पे डार्क, ऐसे ही यहाँ पे जब ब्राइट देखेंगे तो वैसे ही जैसे वहाँ पे डार्क की कंडीशन निकालते हैं, तो रिवर्स फ्रिंजेस हो जाती हैं, ऐसे थोड़ा सा याद रखें। सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। देखो ऐसे याद रखें, जब भी आपको मिनिमा की पोजीशंस निकालनी है तो हमेशा जो स्लिट होती है उसको हमेशा इवन नंबर्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में, 4 में, 6 में, 8 में, इस तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए हमने स्लिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ पे 2 की जगह 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि हमें मिनिमा बनानी है, हमें सारी वेव्स को कैंसिल आउट करानी है, तो इवन नंबर में डिवाइड करेगा तभी तो कैंसिल आउट होंगी, इसकी सारी वेव इसकी सारी वेव से, ऐसे ही 4 में डिवाइड करेगा तो फर्स्ट 2 की सेकंड 2 से उड़ जाएंगी, 6 में डिवाइड करेगा फर्स्ट 3 की सेकंड 3 से, 8 में डिवाइड करेगा फर्स्ट 4 सेकंड 4 सब उड़ जाएंगे। और मैक्सिमा के लिए हम लोग जो स्लिट है उसको ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 में, 5 में, 7 में, 9 में, इस तरह से, सो सारी की सारी वेव्स कैंसिल आउट ना हो, इवन नंबर कैंसिल आउट हो जाए, ऑड नंबर बच जाएगा, वो मैक्सिमा में बात करेंगे, पहले समझें ध्यान से। तो यहाँ पे फंडा ये है कि हम सब यहाँ पे स्लिट को डिवाइड करते हैं, स्लिट को डिवाइड करते हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वहाँ पे हमने क्या किया था 2 पार्ट्स में, यहाँ पे 4 पार्ट्स में। आओ तो ऐसे समझें, कैसे 1 2 3 और मान ले चारों बराबर पार्ट्स हैं, है कि नहीं, चारों बराबर पार्ट्स, ठीक है भाई। तो आप इस तरह सोचें, ठीक है, बहुत बड़ा वेव फ्रंट है, उसके पास हजारों सोर्सेस हैं, है कि नहीं, सेकेंडरी सोर्सेस, तो सोच 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब पूरा अगर D है तो क्या मैं बोलूँगा ये सब D/4 है कि नहीं, D/4 एंड, ठीक है, सारे सारे इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ सिमेट्री आप समझें, फर्स्ट रीजन की एक वेव, ऐसी सेकेंड रीजन की फर्स्ट वेव, दोनों की फर्स्ट वेव ले ली, मान ले इनके बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 हो गया, पक्की बात है वेव्स विल कैंसिल ईच अदर, है कि नहीं, एक दूसरे को उड़ा देंगे, है कि नहीं। ऐसे ही इस रीजन की हर एक वेव के करस्पॉन्डिंग इस रीजन में हर एक वेव मिलेगी जो एक दूसरे को उड़ा देंगे, खत्म कहानी। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ के लिए, है कि नहीं, थर्ड रीजन की फर्स्ट वेव और फोर्थ रीजन की फर्स्ट वेव, अगर इनके बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 तो एक दूसरे को उड़ा देंगे। ऐसे ही
थर्ड रीजन की हर एक वेव के करस्पॉन्डिंग फोर्थ रीजन में कोई ना कोई वेव जरूर होगा जिनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाए बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज हर एक पार्ट की लेंथ बराबर बराबर है। तो फिर से यहां पे आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी मिली? 0, क्योंकि सारी की सारी वेव्स एक दूसरे से लड़के कैंसिल आउट हो गई, है कि नहीं? एक दूसरे के क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए, खचाक खुचुक खचाक, वेव्स ने एक दूसरे को मारा, खत्म कर दिया, ऐसा है, इंटेंसिटी 0 हो गई। पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन बहुत आसान है कि नहीं? पाथ डिफरेंस का जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सिमिलर है जैसा हम लोग पिछले केस में निकाले थे, बस थोड़ा सा यहाँ पे दोनों सोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। ध्यान से हमें इस रीजन की फर्स्ट वेव और इस रीजन की फर्स्ट वेव को कैंसिल आउट कराना है। तो एक्चुअली में ये हमारे दो सब सोर्सेस हैं और इनके बीच का सेपरेशन कितना? d/4। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा में ये सेपरेशन कितना था? d/2। बस ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सिमिलर अप्रोच है। क्या बोला? तो सब पार्ट डिफरेंस निकालना बड़ा आसान है। एक नॉर्मल खींच, करीब करीब ये लेंथ बराबर हो गया, तो दोनों वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस यही तो बचा, है कि नहीं? और ये इस केस में क्या मैं बोलूँगा? d/4 sin थीटा। थीटा मैं मान लेता हूँ θ2 है। थीटा मतलब वही है क्या कि साहब एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ स्लिट्स। तो करीब करीब ये सारे थीटा बराबर होते हैं, टेंशन लेना नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है और इनको जाना बहुत दूर है कि नहीं? तो करीब करीब ये थीटा बोलो, θ2 मैंने मान लिया, ये थीटा बोलें, ये θ2 बोलें, कोई दिक्कत नहीं, वो सब करीब करीब सेम थीटा है, ठीक है भाई। तो मैंने साहब ये θ2 मान लिया, तो ये θ2 हो जाता है, तो ये 90 - θ2 हो जाता है। हमें पता है पूरा एंगल 90 है, परपेंडिकुलर डाला ना, इन दोनों पे एक नॉर्मल डाला तो पूरा 90, θ2 उड़ गया, 90 - θ, है कि नहीं? ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, पूरा 90 - θ उड़ गया, तो ये थीटा ही तो बचेगा, थीटा मतलब θ2। अब d/4 का ये हो जाएगा कॉस और उसके परपेंडिकुलर में ये क्या हो जाएगा? d/4 का sin θ2। अब सोचो, ठीक है, सोचो इन दोनों वेव्स के बीच का ये जो पाथ डिफरेंस है, ये मिनिमम पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस λ/2 के बराबर हो जाता है, तो वेव्स कैंसिल आउट हो जाएंगी ना। हम वेव्स के कैंसिल आउट की कंडीशन निकाल रहे हैं, एक्चुअली इस तरह से थीटा चूज कर रहे हैं, डी इस तरह से चूज कर रहे हैं, सो दैट इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू मिनिमम पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस λ/2 के बैलेंस कर जाए, सो दैट सारी की सारी वेव, इस रीजन की सारी वेव इस रीजन से कैंसिल आउट, इस रीजन की सारी वेव इस रीजन से कैंसिल आउट हो जाए, कोई इंटेंसिटी बचे ही नहीं, डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस हो जाए, मिनिमा बन जाए। तो ऐसा हम थीटा सेट कर रहे हैं, ये कहानी है। तो क्या बोला? तो सब पाथ डिफरेंस जो आप निकाले हो, ये मिनिमम पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस λ/2 से इक्वल करा दे, तभी तो वेव्स कैंसिल आउट होंगी, ये फंडा है। खचाक खुचुक खचाक खुचुक। उल्टा है रे, देख के लग रहा है नहीं, ये तो यार ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन है, डार्क की है रे है कि नहीं? जैसे YDSE में हम लोग क्या निकालते थे, यही तो कंडीशन आती थी ब्राइट की, d sin थीटा बराबर n लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। तो YDSE में जो ब्राइट वो डिफ्रैक्शन में डार्क बन जाता है, उल्टा है रे, एंड वैसे बस ऐसे रिलेट करके याद रखना। YDSE में जो ब्राइट पड़ा है वो बन जाता है डिफ्रैक्शन में डार्क, एंड वैसे वर्सा। तो वापस से सब लोग थोड़ा सा हैं और थोड़ा ध्यान दें। यहाँ मान ले सेकेंडरी मिनिमा बना, इसका जो एंगुलर पोजीशन है यहाँ से सेंटर ऑफ स्लिट से, ये θ2 होता है एक्चुअली। θ2 क्लियर है डायग्राम में? कोई भी मान लो यार, ये वाला एंगल मान लो, ये वाला, करीब करीब वो सारे एंगल बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये इटसेल्फ काफ़ी स्मॉल होता है और ये डिस्टेंस तो काफ़ी लार्ज होता है। तो आप ये थीटा माने, ये थीटा माने, सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अच्छा, अगर ये थीटा, वैसे जनरल फॉर्मूला यही होता है, अगर ये थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की जगह थीटा चिपका दे। क्या बोला? dθ2 बराबर साइन थीटा की जगह थीटा चिपका दिया, θ2 कितना आ गया? इसको बोलता है एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। क्या बोलता है? एंगुलर पोजीशन। डायरेक्ट सवाल बनते हैं, यू फाइंड आउट एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, तो वो सब फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, या कई के बाद लीनियर पोजीशन बोलता है। लीनियर पोजीशन मतलब यू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, कहाँ से? फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। क्या कि साहब साइन थीटा की जगह आप डालें tan थीटा, वो याद रख ले, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की जगह tan थीटा। क्या बोला? तो साइन θ2 की जगह मैंने यहाँ पे चिपका दिया tan θ2, है कि नहीं? अच्छा, ध्यान से देखें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आपको tan θ2 दिख रहा है? y2/d, ये सुनो। क्या बोला? y2/d, ठीक है भाई,
tan थीटा 2 क्या डाल दिया, y2 अपॉन डी, तो यहाँ से y2 अपना आ जाएगा, तो y2 आ जाएगा 2d लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ सेकंड सेकेंडरी मिनिमा कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। और याद कर, क्या तुम्हें YDSE में यही पोजीशन पढ़ाई गई है सेकंड ब्राइट की, और यही पोजीशन डिफ्रैक्शन में क्या आई, सेकंड डार्क की, उल्टा है रे ठीक है, वहाँ पे क्या आता था, d लैम्डा बाई डी, 2d लैम्डा बाई डी, 3d लैम्डा बाई डी, तो वहाँ पे जो सेकंड ब्राइट वो यहाँ पे सेकंड डार्क, एंड वाइस वर्सा। क्या है सब, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। तो यहाँ पे हम क्या करते हुए चल रहे हैं, स्क्रीन को इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चल रहे हैं, 2 4 अब 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या बोला, स्लिट को, नॉट स्क्रीन, किसको, स्लिट को, स्क्रीन को थोड़ी डिवाइड करना है, स्लिट को सब डिवाइड करेंगे। अब कितने, 2 4 एंड 6 इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमेशा यहाँ पे इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बराबर पार्ट, 6 इक्वल पार्ट्स। ठीक है भाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, है कि नहीं, सारे के सारे बराबर पार्ट्स हैं, डी था d/6 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 d/6, इस तरह से, है कि नहीं। अब अप्रोच वही है, क्या अप्रोच है कि अगर इस रीजन की फोर्स वेव, है कि नहीं, और इस रीजन की फोर्स वेव, इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 हो जाए, कैंसल आउट करा देंगे। ऐसे ही इस रीजन की हर एक वेव के करस्पॉन्डिंग इस रीजन में आपको कोई ना कोई वेव डेफिनेटली मिल जाएगी जिनके पाथ में डिफरेंस λ/2 है, तो इस रीजन की सारी वेव इस रीजन की सारी वेव से कैंसल आउट कर जाएंगी, प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस, प्रोड्यूसिंग जीरो इंटेंसिटी। वही कहानी फॉर द रिमेनिंग सेक्शंस। ऐसे ही इस रीजन की फोर्स वेव इस रीजन की फोर्स वेव से कैंसल आउट, इस रीजन की हर एक वेव इस रीजन की हर एक वेव से कैंसल आउट। तो फर्स्ट ने सेकंड को मारा, सेकंड ने थर्ड को मारा, मतलब फर्स्ट ने सेकंड को मारा, ठीक है, उसी तरह से थर्ड ने फोर्थ को मारा, ऐसे ही फिफ्थ सिक्स को मार देगा, सब एक दूसरे से लड़के कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरह से। क्या बोला, इस रीजन की फोर्स वेव इस रीजन की फोर्स वेव कैंसिल आउट करा देगी पार्ट डिफरेंस λ/2 से, इस रीजन की हर वेव इस रीजन की हर वेव से कैंसिल आउट हो जाएगी, कुछ बचा ही नहीं। इसने इसको उड़ाया, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल आउट किया, तो कैंसिल आउट करने की ही तो हम लोग कंडीशन निकाल रहे हैं, इस तरह से डी और थीटा सेट कर रहे हैं कि वेव्स आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो बताओ वो पोजीशंस क्या बन रही हैं, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा है, पार्ट डिफरेंस का कैलकुलेशन में आ जाए तो पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन सब वैसे ही है। अच्छा, ऐसा डायग्राम क्यों मिल रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सेपरेशन काफ़ी कम है और इसको बहुत दूर ले जाना है, तो जाना बहुत दूर है, तो इसलिए ये सारी की सारी रेस करीब करीब एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और यहाँ पे ध्यान से देखें, फर्स्ट रीजन की फर्स्ट वेव और सेकंड रीजन की फर्स्ट वेव, एक्चुअली में इन दोनों वेव्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और इनके बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है, d/6 कितना दिख रहा है, ये फंडा है। फिर से पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए एक नॉर्मल खींच दे, है कि नहीं, तो करीब करीब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गया, तो दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस बस ये रह गया। एंगल मान लेते हैं कुछ θ3, है कि नहीं, एंगल करीब करीब बराबर है, ठीक है, कितना एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है कि नहीं, यहाँ से लाइट θ3 के एंगल से मान लो डिफ्रैक्ट हुआ, तो करीब करीब सब बराबर, ये एंगल मान लो, ये एंगल, ये सारे एंगल आपको करीब करीब बराबर देखेंगे, वो मैंने मान लिया कुछ θ3 है, क्लियर है। तो d/6, अब एंगल देखें, अब तो समझ में आने लगा होगा, सिमिलर कहानी है कि नहीं, ये पूरा 90 है, थीटा निकल गया 90 - हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पूरा 90 है कि नहीं, 90 - निकल गया, थीटा आ गया, d/6 का ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा, तो पाथ रेफरेंस यहाँ पे कितना आ गया, d/6 का sin थीटा, थीटा मतलब θ3, थीटा मीन्स θ3, ऐसा है, क्लियर है, ये फंडा है। अच्छा, अगर ये पाथ डिफरेंस λ/2 के बराबर हो जाए, अगर इस रीजन की फर्स्ट वेव इस रीजन की फर्स्ट वेव इनके बीच में ये जो पाथ डिफरेंस आया ये λ/2 के बराबर हो जाए, तो इस रीजन की हर एक वेव इस रीजन की हर एक वेव से, या इस रीजन की हर एक वेव इस रीजन की हर एक वेव से कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस मिनिमा एट दिस पॉइंट। तो हम ऐसा थीटा चूज कर रहे हैं, ऐसा डी चूज कर रहे हैं, सो दैट वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो मिनिमम पाथ डिफरेंस को बैलेंस कर जाए λ/2। क्या बोला, जो पाथ डिफरेंस है ये सब मिनिमम पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस λ/2 के बैलेंस कर जाए, राइट। तो यहाँ से
कंडीशन साहब अपनी किया जा रही। हाँ, इसको देख लग रहा है क्या, थर्ड ब्राइट फ्रिंज है। तो ये थर्ड ब्राइट कहाँ मिलती थी, YDSE में। यहाँ पे उल्टा है रे, थर्ड डार्क है, जिसको बोलते हैं थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। आगे कहानी वही है क्या, थीटा मान ले छोटा है, साइन थीटा की जगह थीटा चिपका दे, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा की जगह थीटा, है कि नहीं, और ये सब 3 लैम्डा। तो थीटा 3 कितना आ जाएगा, 3 λ/d, है कि नहीं। इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। मतलब थीटा 3 क्या है वो थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, विच एंगल इज थीटा 3, है कि नहीं। बाकी ये सारे एंगल करीब करीब बराबर होंगे, ये वाला एंगल पूछो, ये वाला एंगल पूछो, सारे सारे करीब करीब बराबर होंगे, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। क्या बोला, एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। नाम इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, लीनियर पोजीशन निकालना है, कुछ नहीं करना है। ये तो देखो, साइन थीटा की जगह टेन थीटा डालना है, टेन थीटा की जगह y/d, खत्म कहानी। दिस इज d, सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, ठीक है। तो मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, साइन थीटा की जगह टेन थीटा डाल रहा हूँ, है कि नहीं। और टेन थीटा आपको दिख रहा है इन द सर्टेंगल ट्रायंगल, क्या, y3/d। क्या डालेंगे, तो यहाँ से y3 कितना निकल आएगा, 3d λ/d। हाँ, याद आ रहा है। ये YDSE में थर्ड ब्राइट की लोकेशन आती थी, 3d λ/d। यहाँ पे क्या है, थर्ड डार्क की लोकेशन, ठीक है। तो फ्रिंजेस की जो पोजीशंस है वो थोड़ा सा इंटरचेंज हो गई। जहाँ पे YDSE में ब्राइट बनता था, वहाँ पे यहाँ पे डिफ्रैक्शन में डार्क बन गया, थोड़ा सा चेंज है। इसको बोलते हैं क्या, दिस इज एक्चुअली में डिस्टेंस ऑफ, क्या है, डिस्टेंस ऑफ थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। क्लियर है। अब ये जो हमने रिजल्ट्स निकाले फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा के, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा के, d साइन थीटा के या फिर y के, इनको हम जनरलाइज कर सकते हैं फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा। क्या बोला, नाउ वी आर गोइंग टू जनरलाइज दिस रिजल्ट्स फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। क्या बोला, d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, याद है, क्लियर है। जैसे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की हम लोग कंडीशन क्या निकाले थे, d साइन थीटा बराबर लैम्डा। सेकंड के लिए क्या निकाले थे, तो ध्यान रखें यहाँ पे n को वैल्यू 1 से देना शुरू करें आप, है कि नहीं। 0 डाल देंगे तो फिर तो यार साइन थीटा 0 आ जाएगा, मतलब वो मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी, सेकेंडरी मैक्सिमा। ये सुनो, अगर आपने यहाँ पे n को 0 नहीं डालना है ना, क्योंकि 0 डाला तो साइन थीटा बराबर 0 आ जाएगा, है कि नहीं। और साइन थीटा बराबर 0 मतलब थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 किसकी कंडीशन होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की। ये सुनो, थीटा 0 मतलब यही आ गया ना, ये थीटा होता है, उसको 0 करेगा मतलब यहीं पहुँच गया ना रे। तो यहाँ तो क्या बनता है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे क्या बनता है, इट इज सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। बट ये तो मिनिमा की कंडीशन लिख रहा है, तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे n को 0 मत डालना। यू स्टार्ट गिविंग द वैल्यूज ऑफ n राइट फ्रॉम n बराबर 1, नॉट फ्रॉम n बराबर 0, ये थोड़ा ध्यान रखें, क्लियर है। सेकंड सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन निकालना है, 2 डाल दे, हाँ 2 लैम्डा। थर्ड की अभी भी निकाला, क्या, d साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा एंड सो ऑन। या एंगुलर पोजीशन देखना है, तो एंगुलर पोजीशन ये है, क्या, n λ/d, याद आया। फर्स्ट की निकालना है तो λ/d, सेकंड का 2 λ/d, थर्ड का 3 λ/d, अभी भी निकाला, ये देख। या अगर लीनियर पोजीशन निकालना है, डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो उसको ऐसे ले सकता है, n d λ/d, खटैक, ये ले। फर्स्ट की निकालना है d λ/d, सेकंड की 2d λ/d, थर्ड की तो तुम्हारे सामने है, ये देख 3d λ/d। ये फाइनल 3 एक्सप्रेशन है दोस्त, ये अपने को याद रखना है। ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, किसी भी ऑर्डर की आप मिनिमा की डायरेक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं। इन रिजल्ट्स को अपने को एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, बस ध्यान यही रहे, n यहाँ पे 0 नहीं डालना है, n की वैल्यू 1 से देना शुरू करना है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो जर्नी शुरू करेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। एक सेंट्रल मैक्सिमा तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जैक्टली सेंटर पे ही बन जाता है, सारे के सारे वेव्स के पाथ में डिफरेंस 0 हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। देख, मैक्सिमा के जितने भी केसेस आएंगे उनमें हम लोग जो स्लिट है उसको ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे अब एक पार्ट में तो डिवाइड कर नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी पार्ट है, उसको क्या पार्ट में डिवाइड करा रहे 3, 5, 7, 9 इस तरह के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो दैट जो इवन नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उनके वेव्स कैंसिल आउट हो जाएं, और जो ऑड वाला पार्ट है उसे करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिल जाए। मैक्सिमा बनाना ना, इंटेंसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। देखा सर, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो स्लिट है इसको साहब कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में। एक पार्ट में तो कर नहीं सकते, तो शुरुआत 3 पार्ट से हो रही है। क्या बोला, ठीक है भाई, इसको साहब 3 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दें,
क्या बोला, d/3 d/3 और d/3, ठीक है। अच्छी बात है। इस रीजन की फर्स्ट वेव, इस रीजन की फर्स्ट वेव, सोच के देखें, अगर इन दोनों के पाथ में डिफरेंस λ/2 हो गया, कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल आउट ही तो करानी है, दो की करानी है कैंसिल आउट, तीसरा ऑटोमेटिकली बच जाएगा। ऐसी सोच इस रीजन में हर एक वेव के करस्पॉन्डिंग बिकॉज सिमेट्री, सेकेंड रीजन में एक वेव डेफिनेटली ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिनके बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 है, इसके बीच का पार्ट डिफरेंस उतना ही, इसके बीच का पार्ट डिफरेंस, कैंसिल आउट हो गई। मतलब इस रीजन की सारी वेव्स, इस रीजन के सारे वेव से कैंसिल आउट हो गई हैं। हा, ये पूरा बच गया एज इट इज। ये सारी की सारी जो वेव्स है ना, ये सेम फेज में यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाएंगी। तो इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मतलब अच्छी खासी इंटेंसिटी मिलेगी। बट ध्यान से सोचें, क्या इस केस की जो इंटेंसिटी है वो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी से डेफिनेटली कम होगी। एवरीवन सी दिस, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा में क्या होता है, सारी की सारी वेव्स कंसेक्टिवली सुपर इम्पोज होती हैं, है कि नहीं। यहां पे सारी नहीं हो पा रही हैं, सिर्फ इस 1/3 पोर्शन के ही करस्पॉन्डिंग जो वेव्स हैं इनमें इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। बाकी ये 1/3 ये 1/3 ये तो कैंसल आउट हो गई, तो सिर्फ 1/3 इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग वेव पहुंच रही है। तो ध्यान रखें यहां पे दिस अ मेन डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इन बिटवीन YDSE फ्रिंजेस एंड डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस। जो इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस मिलती हैं उनमें सारी की सारी ब्राइट बराबर इंटेंसिटी की, सारी की सारी डार्क इक्वल इंटेंसिटी की। यहां पे ऐसा नहीं है रे, यहां पे जैसे जैसे आप ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ाते हैं इंटेंसिटी घटती है। सेंट्रल ब्राइट मैक्स इंटेंसिटी, फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, फिर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा बढ़ाएगा इंटेंसिटी घटेगी, ठीक है। तो यहां पे नो डाउट आपको मैक्सिमा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, ठीक है, इंटरफेरेंस आपको डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें इसकी जो इंटेंसिटी है, सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी जिसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, उससे कम रहेगी, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर। वो इंटेंसिटी कैलकुलेशंस क्या क्या है पार्ट, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी समझें ध्यान से। क्लियर है। इसकी हर एक वेव को मैंने इसकी हर एक वेव से उड़ा दिया, लेकिन इसकी सारी की सारी वेव्स कंसेक्टिवली सुपर इम्पोज हो गई, ठीक है, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये वेव्स कहीं भी कैंसल आउट नहीं हो पाई, सेम फेज में सुपर इम्पोज हो रही हैं, ऐसा है, ठीक है भाई। अच्छा, अब पार्ट डिफरेंस के कैलकुलेशन पर जाते हैं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से देख, हम चाहते हैं कि इस रीजन की फर्स्ट वेव, एवरीवन सी दिस, कौन से हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं, है ना, वो सोच समझें, और सेकंड वाले का फर्स्ट वेव, क्या बोला, इस रीजन का फर्स्ट वेव और सेकंड रीजन का फर्स्ट वेव। और ध्यान से देखें क्या इन दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस आपको d/3 दिख रहा है, ये फंडा है। तो इसकी ये वेव और इसकी ये वेव, इन दोनों के बीच में हमें पार्ट डिफरेंस λ/2 रखना है, तभी तो वेव्स कैंसिल आउट होंगी ठीक है। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग कैंसिल आउट होगी, इसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी पहुंच गई, ये फंडा है। पार्ट डिफरेंस कैलकुलेशन बहुत आसान है, थीटा वीटा कुछ मैं θ1 मान लेता हूँ, करीब करीब ये सारे एंगल आपको θ1 ही देखेंगे, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी छोटा है, उनको जानना बहुत दूर है कि नहीं। इसी थीटा काफ़ी, ठीक है, छोटा भी रहता है और थीटा सेम रहता है सबका, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर डाल दिया, सो एट करीब करीब इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर हो गया, और दोनों के पाथ में डिफरेंस अपने को सिर्फ और सिर्फ यही दिखेगा, है कि नहीं। तो ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर 90, θ1 उड़ गया, कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा निकल गया, कितना बचेगा थीटा, d/3 का ये हो जाएगा कॉस, ये कितना हो जाएगा थीटा, मान ले θ1 है, ऐसा है, थीटा मतलब θ1 है। और अगर ये पाथ डिफरेंस मिनिमम पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस λ/2 के बराबर हो जाता है, तभी तो इसकी हर एक वेव इसकी हर एक वेव से कैंसल आउट हो पाएगी। ये दोनों वेव्स कैंसल आउट हो गए, ये दोनों रीजन कैंसल आउट हो गए, इसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मिल गई, मैक्सिमम बन जाएगा, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ये फंडा है। तो ये जो आप पाथ डिफरेंस निकाले हैं, ये जो पाथ डिफरेंस निकाले हैं, बस 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 इसको मिनिमम पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस से इक्वेट कराना है, क्योंकि हम इन दोनों को एक दूसरे से कैंसल आउट कराना चाहते हैं। तो कैंसल आउट कराने के लिए मिनिमम इतना पाथ डिफरेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, क्या आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है उल्टा रे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है,
डिस्ट्रक्टो की आपको कहाँ दिखती थी? YDSE में, वहाँ पे दिखता था डी साइन थीटा कितना 2n+1 या -1 λ/2, डी साइन थीटा की वैल्यू λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 वहाँ पे मिलती थी। क्लियर है? ये फंडा है। यहाँ पे वहाँ पे जो कंडीशन डिस्ट्रक्टो की, यहाँ पे कंस्ट्रक्टो की, वहाँ पे जो लोकेशन डार्क की, यहाँ पे वो ब्राइट की, तो इंटरचेंज हुई है फ्रिंजेस की पोजीशन। ये बस अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसकी एंगुलर पोजीशन कैसे शो करना है? अब बिल्कुल वैसी ही कहानी रह गई है जैसा हम लोग मिनिमा में देखे थे, वैसे ही मैक्सिमा में। तो दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, है कि नहीं? और इसका एंगुलर पोजीशन मान ले, ये सब एंगल करीब करीब बराबर होंगे, ये एंगल बोलो, ये एंगल बोलो, सारे के सारे करीब करीब बराबर हैं, है कि नहीं? तो अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की जगह थीटा चिपका दे, कोई दिक्कत नहीं। क्या साहब? डी इंटू साइन थीटा की जगह थीटा, θ1 कितना हो जाएगा? 3 λ/2d। इसको बोलता है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, बस नाम याद रखें। क्या है इसको बोला साहब? एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये फंडा है। क्लियर? ये θ1 है। या लीनियर पोजीशन निकालना है, इफ़ यू वांट टू डिटरमिन डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन, साइन थीटा की tan थीटा डाल दे। क्या बोला साहब? इसी में साइन थीटा की जगह tan थीटा चिपका दिया, ये सुना, डी इंटू साइन थीटा की जगह tan थीटा डाल दिया। साइन थीटा 1 है तो tan थीटा 1 आ जाएगा। इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन कितना d, तो इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल tan थीटा की वैल्यू कितने डालेंगे, है कि नहीं? नहीं, tan थीटा कितना हो जाएगा? 10y1/10d, तो y1 कितना हो जाएगा? 3d λ/2d। याद आ रहा है? YDSE में हम लोग पढ़े थे क्या? पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। यहाँ पे डार्क की जगह ब्राइट बन रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या बोला? दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्या? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, कहाँ से? फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। कहाँ से? सेंटर ऑफ स्क्रीन से। ये पोजीशन है। तो फ्रिंजेस की जो पोजीशन है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हुई हैं इन केस ऑफ YDSE एंड इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।